डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बात कर रहे थे, तो आगे हम उसके बारे में बात करेंगे जो टॉपिक्स इस चैप्टर में बाकी है। ज़्यादा नहीं, अब हम लोग एंड की तरफ पहुंच रहे हैं। ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, बस थोड़ा बहुत ही रह गया है। तो आप लोग पीछे का पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल हमको ये उम्मीद है कि आप पूरी तरीके से इसको समझ में आ रहा होगा आपको ये चैप्टर, और पीछे का आप रिवाइज कर रहे होंगे। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, कंप्लीट होगा, आपको हम 2-3 दिन का टाइम देंगे। उसके बाद फिर इसका टेस्ट लिया जाएगा 75 या 80 क्वेश्चंस का। तो उसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहिएगा। और आप देखेंगे ना, क्वेश्चन सारे आपको समझ में आ रहे होंगे। जो समझ में नहीं आएगा वो बता दिया जाएगा आपको, जिसमें डाउट होगा वो क्लियर करा दिया जाएगा। तो जो आपको पढ़ने से जितना समझ में आता है, क्वेश्चन सॉल्व करने से उससे भी ज्यादा समझ में आता है। आपका माइंड ना बिल्कुल पूरी तरीके से ओपन होता है, खुलता है। तो आप जितना पढ़ोगे ना, आपका माइंड उससे क्वेश्चन सॉल्व करने से और भी ज्यादा खुलेगा इन कंपैरिजन टू पढ़ने से। तो पढ़ना जितना जरूरी है, क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्वेश्चन को लगाना भी उतना ही सिग्निफिकेंट है, उतना ही जरूरी है। तो जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हम लास्ट टाइम पे बताए थे, तो कुछ उसमें 2-4 पॉइंट्स हैं, वो हम आपको बता दें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है, और ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी के हैं, तो एनसीईआरटी का लाइन समझना बड़ा चैलेंजिंग है, तो वो लाइन आपको समझ में आना चाहिए। तो एक पॉइंट है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर distinct means different, distinct biological entities and are not merely based on morphological aggregates, are not based on morphological aggregates। पहले आप नोट कर ले साथ में, फिर हम आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड समझा देंगे। Higher the category, greater या more will be difficulty in determining relationship to the other taxa at the same level। Hence the problem in classification becomes more complex। थर्ड और लास्ट पॉइंट है, लोअर द टैक्सा हायर या मोर द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, या सिमिलर कैरेक्टर्स
that the members within the taxon share। तो ये 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट का मतलब क्या है एक एक करके हम बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बनता है, क्वालिटेटिव क्वेश्चन, समझने वाला क्वेश्चन यहां से बनता है। तो आप देखिए जरा, पहला पॉइंट है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड आर नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। इसका मतलब ये है बेटा, आप ये बताइए, जो टैक्सोनॉमी किया जाता है, जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, क्लासिफिकेशन क्या एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है क्या? नहीं, कई सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। और जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, टैक्सोनॉमी हम जो करते हैं, क्या किसी प्लांट या एनिमल को सिर्फ मॉर्फोलॉजी के ही बेसिस पे किया जाता है क्या? ऐसा तो नहीं है। टैक्सोनॉमी जो किया जाता है मेयरली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे नहीं किया जाता। वो जो 7 कैटेगरी में हम एग्रीगेट कर देते हैं, वो सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे नहीं होता है बेटा, बल्कि उसमें अलग अलग बहुत सारे बायोलॉजिकल एंटिटीज, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मॉर्फोलॉजी भी लेते हैं, एनाटॉमी भी लेते हैं, हम फ्लोरल कैरेक्टर भी लेते हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसीडर करके टैक्सोनॉमी किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, और केवल एक सिंगल बेसिस पे नहीं होता, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे नहीं होता है, बल्कि ये अलग अलग कई सारे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे किया जाता है। तो पहला पॉइंट आपको समझना चाहिए कि मॉर्फोलॉजी, जो टैक्सोनॉमी होता है, सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे नहीं होता है, बल्कि वहां पे बहुत सारे बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को समझा जाता है, कंसीडर किया जाता है। दूसरा पॉइंट आप देखें, हायर द कैटेगरी, ध्यान देना, हायर द कैटेगरी। हायर मतलब आप जीनस स्पीसीज लेवल पे हो या फिर ऑर्डर क्लास लेवल पे हो, जाहिर सी बात है आप ऊपर की तरफ हो, हायर क्लास की तरफ हो, हायर लेवल की तरफ हो आप, तो नीचे से ऊपर आप जाओगे ना, हायर लेवल पे जाते जाओगे आप, तो वही देखिए, हायर द कैटेगरी ग्रेटर विल बी डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल, हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। आप नीचे से जितना ऊपर जाओगे ना, क्लासिफिकेशन करने में प्रॉब्लम उतना ही ज्यादा दिक्कत या प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। आप ये बताइए, क्वेश्चन दे दिया कि ब्रिंजल, ठीक है, ब्रिंजल एंड मैंगो शेयर मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर एट द लेवल ऑफ। तो आप देखिए, ब्रिंजल एंड मैंगो, ठीक है, जीनस अलग है, स्पीसीज अलग है, फैमिली अलग है, एक कैनाकार्डियेसी, एक का सोलेनेसी है, ठीक है। ऑर्डर भी इनका आप देखिए, अगर ऑर्डर भी अलग है तो आप ये देखिए, किंगडम सेम था, ठीक है, किंगडम प्लांटी, डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलेडनी, ध्यान देना, क्लास डाइकोटिलेडनी, बस क्लास तक ही सेम है, बाकी नीचे का ना सब कुछ अलग है, तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर इसी लेवल पे मिलेगा, क्लास लेवल पे, दोनों डाइकोटिलेडनी है ना, क्लास लेवल पे। तो इसका मतलब क्लास के अगर आप जैसे ऊपर गए ना, तो इनके बीच में कॉमन कैरेक्टर और भी कम होता जाएगा, तो इनको क्लासिफाई करने में और भी दिक्कत आएगा। ऐसे ही अगर हम देखें, वीट है, राइस है, ठीक है, वीट और राइस जो होता है, इनका फैमिली एक ही है, पोएसी फैमिली है, जीनस और स्पीसीज अलग है, फैमिली एक ही है। तो अगर क्वेश्चन दे दिया वीट और राइस, ये दो अलग अलग टैक्सा है, ध्यान देना, ये दो अलग अलग टैक्सा है। अगर इनको हम आपस में कंपेयर करें तो आप देखिए, हायर द कैटेगरी, तो अगर हम वीट और राइस दो अलग अलग टैक्सा, इसको अगर हम, ध्यान देना, इसको अगर हम क्लास लेवल पे बात करें, क्लास लेवल पे, तो आपको पता है कि ये दोनों मोनोकोटिलेडनी के मेंबर हैं, ठीक है। तो ये बताइए, इन दोनों के बीच में कॉमन कैरेक्टर मैक्सिमम किस लेवल पे होगा? क्लास लेवल पे होगा, डिवीजन लेवल पे होगा, या फैमिली लेवल पे होगा? तो आप सोचिए, फैमिली तो दोनों का सेम था, पोएसी, ऊपर का सारा कैटेगरी फिर सेम होगा,
लेकिन मैक्सिमम कैरेक्टर ये फैमिली लेवल पे शेयर करेंगे। फिर आप ऑर्डर पे गए, ऑर्डर दोनों का भले ही पोएल्स है, ध्यान देना, भले ही पोएल्स है, क्लास दोनों का भले ही मोनोकॉटिलेडनी है, डिवीजन दोनों का भले एंजियोस्पर्मी है, लेकिन कॉमन कैरेक्टर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो वही लिखा है, हायर द कैटेगरी ग्रेटर विल बी डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टैक्सा। अदर टैक्सा मतलब जैसे व्हीट और राइस है, एट द सेम लेवल, एट द सेम लेवल मतलब लेवल, जैसे आप देखिए, अगर लेवल हम सेम लेवल का मतलब अगर हम फैमिली लेवल पे देखें तो हम लोअर है, नीचे कैटेगरी में है, तो उनके बीच में कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होगा, प्रॉब्लम कम होगा। लेकिन अगर आप हायर पे चले जाइए, क्लास लेवल पे देखिए, डिवीजन लेवल पे देखिए, तो भले ही अलग अलग टैक्स है, लेवल सेम है, लेकिन इनमें डिफरेंसेस ज्यादा हो जाएगा, तो क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम उतना ज्यादा आ जाएगा। लोअर द टैक्सा, आप नीचे आ जाइए, नीचे की तरफ आ जाइए, लोअर द टैक्सा, आप नीचे की तरफ आ जाइए। मोर और हायर द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स दैट द मेंबर्स विद इन टैक्सॉन शेयर्स। जैसे आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर जीनस है सोलेनम, ठीक है, सोलेनम एक टैक्सॉन हो गया, जीनस एक कैटेगरी है जिसका सामने का जो टैक्सॉन है वो है सोलेनम, ठीक है। तो सोलेनम टैक्सॉन में, जीनस है जो सोलेनम, टैक्सॉन में सोलेनम में जाहिर सी बात है मेलोंजेना, सोलेनम निग्रम, ये सब आपने पढ़ा, अभी हमने बताया था। तो ये बताइए, जैसे आलू है, टमाटर है, ब्रिंजल है, मकोए है, ये अलग अलग टैक्सा है जो सोलेनम जीनस में आता है, ठीक है। तो लोअर द टैक्सा, तो आप नीचे की तरफ हो, जीनस लेवल पे हो, नीचे की तरफ हो, सोलेनम। लोअर द टैक्सा, हायर द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर, तो आलू, टमाटर, बैगन है, मकोए है, इनके बीच में जीनस लेवल पे कॉमन कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा विद इन द टैक्सॉन से। तो इनके बीच में ना, एक ही टैक्सॉन में जितने भी मेंबर हैं, जैसे टैक्सॉन है सोलेनम, तो इसमें पोटैटो है, ब्रिंजल है, टोमेटो है, ये सब जितने भी है ना, ये मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर शेयर करेंगे उसी जीनस लेवल पे। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, इनमें डिफरेंसेस बढ़ता जाएगा, क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम भी बढ़ता जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। अच्छा, कहीं पे अगर ये शब्द लिखा रहे लीस्ट जनरल, लीस्ट जनरल का मतलब होता है मोर स्पेसिफिक, मोर स्पेसिफिक, ध्यान देना, मोर स्पेसिफिक, ज्यादा स्पेसिफिक है। लीस्ट जनरल का मतलब मोर स्पेसिफिक। ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे हम आपको। तो ये इस टर्म का मतलब क्या होगा, ये आप याद रखना। एक हमने जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज मोर स्पेसिफिक than the कैटेगरी क्लास, देन द क्लास, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने है, ऑर्डर, फैमिली, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, ऑल ऑफ दीज है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि क्लास के तो सारे नीचे ही आएंगे ना, क्लास के तो सारे नीचे ही आएंगे, और नीचे वाला जो होता है ज्यादा स्पेसिफिक होता है, और नीचे से ऊपर जाओ तो स्पेसिफिक कैरेक्टर कम होता जाता है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे रहे, किंगडम
डिवीजन, फाइलम, ऑर्डर। तो यहां पे क्या लगाओगे? तो आपको ढूंढना है कि क्लास के नीचे वाले कौन से कैटेगरी है, क्लास के नीचे का कौन सा कैटेगरी है। तो यहां भी आंसर 4 आ जाएगा, क्योंकि ऑर्डर तो इसके नीचे का है। तो नीचे आप रहोगे ना, तो स्पेशल कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जैसे ही ऊपर पहुंच गए ना तो कॉमन कैरेक्टर कम होता जाएगा। तो किंगडम ऊपर का है, ये भी कैटेगरी ऊपर का है, ये भी इसके ऊपर का है, ये इसके नीचे का है। ऑर्डर ना होता, फैमिली होता, तब तो फैमिली भी तो यही आता, फैमिली भी तो क्लास के नीचे का ही कैटेगरी है ना। अगर ये दे दे, लेस स्पेसिफिक दे दे, 4 ऑप्शन बना दे, तो दे दिया डिवीजन, ऑर्डर, फैमिली, स्पेसीज। तो लेस स्पेसिफिक, ऊपर वाला लेस स्पेसिफिक होता है। तो क्लास के ऊपर का ढूंढ लो आप। इन चारों में क्लास के ऊपर का क्या डिवीजन है, तो आंसर डिवीजन आपका हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो एड का मतलब क्या है बच्चों? एड का मतलब यहां पे होता है हेल्प। एड का मतलब होता है हेल्प, टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो आपको ये ध्यान देना है, जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं, यहां पे हम अलग अलग कई सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ये कहीं ना कहीं किसी भी प्लांट का या एनिमल का टैक्सोनॉमी करना है, क्लासिफिकेशन करना है, तो उसमें ये कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हर्बेरियम है, बोटेनिकल गार्डन है, म्यूजियम है, जूलॉजिकल पार्क है, कीज है, अलग अलग कई सारी चीजें आपको पढ़नी है। हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, टैक्सोनॉमिक कीज, कई सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। ये सब कहीं ना आपको टैक्सोनॉमी में, किसी प्लांट या एनिमल का टैक्सोनॉमी करना है तो उसमें आपको ये हेल्प करेंगे। तो ये जो टैक्सोनॉमिकल एड्स है, इसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनका स्पेसिमेन या सैंपल कलेक्ट किया जाएगा और उसको कंजर्व किया जाता है या फिर प्रिजर्व किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी एंड रेफरेंस, ताकि आपको कभी टैक्सोनॉमी करना हो, क्लासिफिकेशन करना हो, तो आप ये जो सैंपल कलेक्ट कर रखे हो ना, इसको आप रेफरेंस के तौर पे यूज कर सको, आपको हेल्प मिले, इसलिए इनको बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है। एक शब्द यूज होता है कंजर्वेशन और एक शब्द यूज होता है प्रिजर्वेशन। याद रखना, कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन दोनों डिफरेंस क्या है? कंजर्वेशन हम लिविंग का करेंगे, अगर लिविंग है तो हम कंजर्व करेंगे उसको हम कंजर्वेशन करेंगे, और अगर डेड है, डेड को हम प्रिजर्व करेंगे। प्रिजर्वेशन डेड का करेंगे, लिविंग का हम कंजर्वेशन करेंगे। आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है, टैक्सोनॉमिकल एड में कहाँ पे सिर्फ प्लांट रखा जाएगा, प्लांट का सैंपल रखा जाएगा, कहाँ पे सिर्फ एनिमल का सैंपल रखा जाएगा, और कहाँ पे दोनों रखा जाएगा, और कहाँ पे हम प्रिजर्व करेंगे, कहाँ पे हम कंजर्व करेंगे, मतलब कहाँ पे लिविंग रहेगा, कहाँ पे डेड रहेगा। ये सारी चीजें आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो टैक्सोनॉमिकल एड, तो बेटा कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस आर prime source, prime means main, prime source of taxonomic studies, taxonomic studies। तो जो हम प्लांट का
और एनिमल का स्पेसिमेन या सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसको हम कलेक्ट में हम कंजर्व या प्रिजर्व करेंगे। ध्यान देना, कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस आर द प्राइम सोर्स या मेन सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज। ये हेल्पफुल होंगे, जो टैक्सोनॉमिकल एड्स है हेल्पफुल इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज। ये टैक्सोनॉमिक स्टडीज में हेल्पफुल होंगे and used for identification purpose, इनका यूज हम आइडेंटिफिकेशन पर्पज में करते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब हमने बोला था, आपको किसी भी प्लांट या एनिमल का टैक्सोनॉमी करना है, आपको कोई नया प्लांट मिला है, एनिमल मिला है, उसका क्लासिफिकेशन करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, कैरेक्टराइजेशन करना है, नॉमेनक्लेचर करना है, मतलब टैक्सोनॉमी यार, उसका टैक्सोनॉमी करना है। तो आप किसका हेल्प लोगे? आप किसी न किसी टैक्सोनॉमिकल एड का हेल्प लोगे। जैसे मान लीजिए आपने हर्बेरियम बना रखा है, ठीक है, 100 प्लांट का आपने हर्बेरियम बना रखा है, आपको कोई नया प्लांट मिला, ठीक है, तो आप उस प्लांट को, जो 100 प्लांट आपने ऑलरेडी बना रखा है हर्बेरियम, उससे कंपेयर करोगे और सिमिलैरिटी ढूंढोगे, किस प्लांट से इसका सिमिलैरिटी है, तो उसी के हिसाब से जिससे सिमिलैरिटी मिलेगा, क्योंकि उसका आपने पहले टैक्सोनॉमी कर रखा है, तो जो प्लांट आपको मिला उस प्लांट को भी उसी प्लांट्स के हिसाब से आप उसका भी टैक्सोनॉमी करते जाओगे, जो मिला है आपको। तो ये टैक्सोनॉमी में कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स बोल दिया गया ना। तो हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन पर्पज। आइडेंटिफिकेशन किसका स्टेप था? टैक्सोनॉमी का स्टेप था। तो टैक्सोनॉमिकल एड में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हर्बेरियम के बारे में। जो हर्बेरियम है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हर्बेरियम के बारे में बात करते हैं। जो हर्बेरियम है ये किसके लिए होगा? ओनली फॉर प्लांट्स, याद रखना है, ये केवल प्लांट के लिए होगा। और यहाँ पे वो प्लांट लिविंग नहीं होगा, डेड होगा। डेड होगा तो हम क्या करेंगे? उसका प्रिजर्वेशन करेंगे। ध्यान देना, लिविंग नहीं है, डेड है तो उसका हम प्रिजर्वेशन करेंगे। तो हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम है स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस। स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस, जिनका हम which are dried, pressed and preserved, which are dried, pressed and preserved। पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स है ना वो हम लिखा देते, फिर एक एक करके हम आपको समझाएंगे पूरा। प्रिजर्व्ड ऑन सीड्स, seeds are arranged according to an universal system of classification, arranged according to an universal system of classification। जो हर्बेरियम होता है ये रिपोजिटरी होता है, रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। रिपोजिटरी का मतलब होता है स्टोर हाउस,
रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज, और ये है क्विक रेफरल सिस्टम, क्विक रेफरल सिस्टम फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज, क्विक रेफरल सिस्टम फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज। तो ये जितने भी पॉइंट्स आपने लिखे हुए हैं, ध्यान देना बच्चों, ये जितने भी पॉइंट्स आपने लिखे हुए हैं, इन सब का मतलब आपको समझ में आता जाएगा। उससे पहले ना ये हम हटाते नहीं है, पहले आपको हम समझा देते तो आपको सब कुछ चीजें बेसिक से हम आपको बता देते तो ये सारे लाइन आपको समझ में आ जाएंगे। जो हर्बेरियम होता है, हर्बेरियम कभी आपने बनाया हो, आपको स्कूल में बनवाया जाएगा, या आपके जो भाई या बहन होंगे ऑलरेडी पहले कभी अगर पढ़े होंगे तो बना रखे होंगे, तो क्या मतलब है इसका हम आपको बता देते हैं। जो हर्बेरियम होता है ना, हर्बेरियम सीड्स होता है, पेपर होता है। जैसे फाइल नहीं होता है, आप प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो, ऐसे हर्बेरियम का फाइल होता है, बड़ा सा फाइल होता है। और हर्बेरियम जैसे कॉपी आपका है, फाइल है, तो लेफ्ट साइड में एक पेपर है, राइट साइड में एक ऐसे पेपर है। तो हर्बेरियम का भी जो पेपर होता है, यहां पे हम देख लेते हैं, ये आप देखिए, जो हर्बेरियम है हर्बेरियम जो सीड्स होता है, सीड्स आप देखेंगे इसका जो साइज है फिक्स स्टैंडर्ड है 41 इंटू 29 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इतना उसका लेंथ हो गया, इतना उसका विड्थ हो गया, लंबाई और चौड़ाई ना, 41 इंटू 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हर्बेरियम सीट होता है, जो हर्बेरियम पेपर होता है, हमने साइज बता दिया। तो इसमें एक ये लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, ये आप देखिए, लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। तो इसमें आप देखेंगे जो दो साइड का पेपर है, तो इसमें आप देखेंगे ना, जो लेफ्ट साइड है यहां पे प्लांट का जो सैंपल होगा वो स्टिच्ड रहेगा, अटैच रहेगा, और राइट साइड में ना उसका हम उसके बारे में लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, और यहाँ राइट साइड में जो कॉर्नर होगा वहां पे उसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ध्यान देना, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, ऐसे मान लीजिए आपने ना बहुत सारे प्लांट्स का, 100 प्लांट्स का आपने ऐसे पूरा बना रखा है। तो हम करते क्या है ना, कोई मान लीजिए प्लांट है, तो प्लांट का हम सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, प्लांट को हम ले लेते हैं, उसको फिर ड्राई कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए धनिया का प्लांट है, हरी धनिया है, उसको ले लिया, फिर उसको ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद ये पेपर में लेफ्ट साइड में ले जाके ना हम उसको चिपका दिए, अटैच कर दिए, और फिर राइट साइड में उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया, वो कैसा प्लांट है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फिर यहाँ पे कॉर्नर में हम उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे। तो इस टाइप के ऐसे मान लीजिए आपने 100 प्लांट के ऐसे हर्बेरियम बना के फाइल में लगा के उसको आपने रख दिया, ठीक है। और फिर फ्यूचर में आपको कोई कभी प्लांट मिलता है, फ्यूचर में अभी आपको कोई प्लांट मिलता है और उस प्लांट का आपको क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। उस प्लांट को आपको फ्यूचर में कभी क्लासिफिकेशन करना है, कोई आपको नया प्लांट मिलता है और उस प्लांट का आपको क्लासिफिकेशन करना है, तो आपको क्लासिफिकेशन करना है। अब आप किसका हेल्प लोगे? हर्बेरियम में 100 प्लांट का आपने ऑलरेडी बना रखा है हर्बेरियम, तो आप उसका हेल्प ले लो। टैक्सोनॉमिकल ऐड है, तो जो नया प्लांट है उसको आप कंपेयर करो कि जो 100 प्लांट आपके पास ऑलरेडी है सैंपल, किससे रिजेंबल कर रहा है। अगर किसी से रिजेंबल कर रहा है तो नए वाले प्लांट को ना पुराने वाले के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर दो, टैक्सोनॉमी उसका भी कर दो, तो आपको हेल्प मिल गया ना, आपका काम बड़ा सिंपल हो गया, इजी हो गया। तो आप देखें जरा, केवल प्लांट के लिए है, और क्योंकि हम ड्राई प्रेस कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, तो
डेड ही होगा, प्रिजर्वेशन होगा। स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस विच आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीड्स। तो ठीक है, सीड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि जो हर्बेरियम तैयार किया जाता है, जो प्लांट है उसका क्लासिफिकेशन हम किसी यूनिवर्सल सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे। उसका जो क्लासिफिकेशन अलग अलग कैटेगरीज में होता है ना, किसी यूनिवर्सल सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे अपने यहाँ बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा फेमस है। रिपोजिटरी या स्टोर हाउस फॉर फ्यूचर यूज, जो हर्बेरियम है, हर्बेरियम का क्विक तुरंत यूज नहीं है, इमीडिएट यूज नहीं है। हर्बेरियम लगा के आपने फाइल में लगा के आपने अलमारी में रख दिया, अलमीरा में रख दिया, या आपने स्कूल में अपने रख दिया वहां पे फाइल में लगा के। तो जब कभी जरूरत होगा फ्यूचर में आपको कोई नया प्लांट मिलेगा तो उसको क्लासिफाई करना होगा, उसका टैक्सोनॉमी करना होगा, तब आप किसका हेल्प लोगे? आप हर्बेरियम का हेल्प लोगे, वो आपके पास स्टोर हाउस के फॉर्म में है ही। और क्विक रेफरल सिस्टम फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज, क्विक रेफरल सिस्टम, जैसे रेफरल एक शब्द यूज है, रेफरल सिस्टम। जैसे आप ये बताइए, आप क्रिकेट मैच वगैरह देखते होंगे, तो जैसे मान लीजिए रन आउट जो होता है, रन आउट इतना तेजी से प्रोसेस सब कुछ होता है कि जो ऑन फील्ड अंपायर होता है या जो प्लेयर्स होते हैं, कई बार उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आउट है या नहीं है ना। तो जो मेन अंपायर होता है वो ऐसे थर्ड अंपायर को रेफर करता है, आपने देखा होगा, वो थर्ड अंपायर को रेफर करता है। तो थर्ड अंपायर क्या करता है? रिप्ले देखता है, रिप्ले में उसका वीडियो पूरा होता है, रिप्ले देखता है और रिप्ले से वो अपना डिसीजन क्विक कर देता है, जल्दी से डिसीजन दे देता है। तो ये बताइए, जो फील्ड अंपायर था जब वो फंसा, उसको प्रॉब्लम हुआ, तो उसने किसको रेफर किया? थर्ड अंपायर को रेफर किया। और आपको मान लीजिए कोई कभी फ्यूचर में प्लांट मिला और आपको उसका क्लासिफिकेशन करना है, टैक्सोनॉमी करना है, तो आप फंस गए यार, कैसे हम करें, किस तरीके से करें? तो आप जब फंसे तो आपने किसको रेफर किया? आपने हर्बेरियम को रेफर किया, ठीक है। तो हर्बेरियम को रेफर किया, हर्बेरियम आपने फाइल बहुत सारा निकाला, हर्बेरियम निकाला, और जो प्लांट नया वाला मिला आपने कंपेयर किया सभी प्लांट से, 100 प्लांट का हर्बेरियम बना रखा है आपने, और जिससे वो प्लांट रिजेंबल कर रहा है, और क्योंकि पुराने का तो पहले ही आपने हर्बेरियम बना रखा है, क्लासिफिकेशन कर रखा है, तो नए वाले को भी हम उसी हिसाब से क्लासिफाई कर देंगे। तो हर्बेरियम एक टैक्सोनॉमिकल ऐड हो गया, जो आइडेंटिफिकेशन पर्पज में आपका हेल्प किया, टैक्सोनॉमिक पर्पज में आपका हेल्प किया। ये सारे पॉइंट्स हैं। Steps in making herbarium। हर्बेरियम बनाने में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, ये हम बात करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हर्बेरियम है, हर्बेरियम बनाने में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा आप यहाँ पे ये स्टेप्स में आप याद रखना है, CDP MSLD, CDP MSLD, ये हर्बेरियम बनाने में स्टेप है इन्वॉल्व। कलेक्शन, ड्राइंग, पॉइजनिंग, माउंटिंग, स्टिचिंग, लेबलिंग, और डिपोजिशन। कलेक्शन, ड्राइंग, पॉइजनिंग, माउंटिंग, स्टिचिंग, लेबलिंग एंड डिपोजिशन। तो एक एक करके हम बहुत तेजी से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है।
बस आपको समझ में आ जाए इसलिए हम बता दें कि बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको किसी प्लांट का हर्बेरियम बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस प्लांट का सैंपल कलेक्ट करोगे। कलेक्शन का मतलब है सैंपल का कलेक्शन करना, सैंपल कलेक्ट करना, कलेक्शन करना, ठीक है। और सैंपल कलेक्शन करना है हमको, तो बेटा एक चीज याद रखना, हम प्लांट का कौन सा पार्ट लेंगे ये डिपेंड करता है वो प्लांट किस टाइप का है, हर्ब है, श्रब है, ट्री है, किस टाइप का प्लांट है। तो अगर वो हर्बेसियस प्लांट है, सॉफ्ट प्लांट है, तो हम पूरा का पूरा प्लांट भी ले सकते हैं, उसका अंडरग्राउंड पार्ट भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए धनिया है, ठीक है, हरी धनिया है, प्याज है, लहसुन है। प्याज बहुत अर्ली स्टेज में ना, बहुत छोटा छोटा सा है, लहसुन भी बहुत छोटा है, धनिया भी अर्ली स्टेज में है। हम उसका रूट भी ले सकते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट भी ले सकते हैं, उसको पेपर पे लगाया जा सकता है, पॉसिबल है। अब अगर वुडी प्लांट है, कोई हार्ड प्लांट है, अब जैसे रोज का प्लांट है, ठीक है, मैंगो का प्लांट है, तो क्या उसका रूट ले सकते हो क्या? तो हार्ड पार्ट है तो आप पेपर लगा नहीं पाओगे। तो ऐसे में उसका हम सॉफ्ट पार्ट ले लेंगे, जैसे उसका फ्लावर ले लिया, लीफ ले लिया, तो ये किया जा सकता है ना, उसका सॉफ्ट पार्ट। तो डिपेंड करता है प्लांट किस टाइप का है। तो कलेक्शन मतलब सैंपल का कलेक्शन करना। तो सैंपल को जो हम लेते हैं ना, वो पॉलीथीन में या मेटल का बना हुआ कोई बॉक्स होगा, उसमें हम रख लेंगे। दूसरा है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब है मॉइस्चर को रिमूव करना है हमको, मॉइस्चर रिमूवल। ड्राइंग में हमको मॉइस्चर को रिमूव करना है, और इसके लिए हम सिंपल न्यूज पेपर यूज कर लेंगे। न्यूज पेपर, अरे जो आपके घर में आता है, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब जो पेपर आता है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये पेपर आप सिंपली यूज कर सकते हैं। हम ड्राइंग क्यों करते हैं? ताकि प्लांट का जो मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाए। आप ऐसे बताइए, मान लीजिए आपने हरी धनिया का प्लांट ले लिया, ठीक है, और उसको सीधा बिना सुखाए, बिना ड्राइंग किए आप उसको पेपर में लगा के स्ट्रेच कर दिए, तो आप ये बताइए उस प्लांट का जो मॉइस्चर होगा वो पेपर पे चला जाएगा, पेपर फट जाएगा। मॉइस्चर लगने से फंगस भी उस पर आ सकता है, ग्रो कर सकता है नमी होने से, या फिर वो पेपर ब्लैक सा हो जाएगा नमी की वजह से, उसका क्वालिटी खराब हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए हम उसका ड्राइंग करते हैं, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर करते हैं। तो कैसे करेंगे? सिंपल न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के बीच में आपने प्लांट सैंपल रख दिया और उसको प्रेस कर दिया। प्रेस मतलब दबा दिया उसको या प्रेस कर दिया। ऐसे कई बार आप इसको फॉलो करते रहो, पेपर की कौन सी कमी है, कई बार आप उसको फॉलो करते रहोगे तो प्लांट सैंपल का जो मॉइस्चर है वो पेपर में आ जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा। ये नहीं कि धूप पे रख दो, धूप में रख दोगे तो कड़ा हो जाएगा, कुरकुरा हो जाएगा, टूट जाएगा सैंपल। जैसे आपने देखा होगा किताब में लोग लीफ रख देते हैं या गुलाब का फूल रख देते हैं, आप भी तो रखते हो गुलाब का फूल। एक बार पापा ने देख लिया था, आपका कुटाई भी कर दिया था, भूल गए क्या? तो ऐसे हम ड्राइंग कर लेंगे। उसके बाद है पॉइजनिंग। पॉइजनिंग का मतलब है यहाँ पे हम 0.1% HgCl2 ले लेते हैं, HgCl2 सब्लीमेट हम ले लेते हैं, सब्लीमेट हम ले लेते हैं, और इससे हम पॉइजनिंग करते हैं। और इसलिए कर दिया जाता है बेटा पॉइजनिंग, सैंपल को ना इसमें हम डिप करा देते हैं, सैंपल को HgCl2 सॉल्यूशन में हम डिप करा देते हैं, एक बार स्प्रे कर देते हैं। ये इसलिए किया जाता है पॉइजनिंग ताकि उसमें कोई माइक्रोब वगैरह, माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना हो ना, टू प्रिवेंशन फ्रॉम माइक्रोब्स, माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना हो, माइक्रोब से बचाने के लिए हम पॉइजनिंग करते हैं ताकि उसमें ना माइक्रोब का इन्फेक्शन ना हो, तो इसलिए किया जाता है आपका पॉइजनिंग। उसके बाद माउंटिंग, स्टिचिंग, लेबलिंग। इसका मतलब क्या है आप समझिएगा। इसका मतलब ये है कि बेटा जो सैंपल है, उस प्लांट सैंपल को आपने क्या किया, आपने लेफ्ट साइड का पेपर है और ये राइट साइड का पेपर है, ठीक है, ये राइट साइड का पेपर है, तो लेफ्ट साइड में हम उसको सैंपल को पेपर के ऊपर रख के उसको हम स्टिच कर देते हैं, ग्लू कर देते हैं, चिपका देते हैं, ग्लू कर देते हैं या अटैच कर देते हैं, अटैचमेंट कर देते हैं उसको, और फिर लेबलिंग कर देंगे। लेबलिंग का मतलब है रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीफ कहाँ है उसका, ये हम लेबलिंग कर देंगे उसका।
और डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब ये है कि जो प्लांट सैंपल है आपका उसका हम क्लासिफिकेशन कर देंगे। ध्यान देना, डिपोजिशन का मतलब है उसका हम क्लासिफिकेशन कर देंगे। और क्लासिफिकेशन किस हिसाब से करेंगे हम? अकॉर्डिंग टू, क्लासिफिकेशन हम करेंगे, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल सिस्टम। यूनिवर्सल सिस्टम, किसी यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कर देंगे। और जैसे अपने हिंदुस्तान में बहुत ही फेमस है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इनके सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन कर देंगे, तो ये आपका हर्बेरियम तैयार हो गया। इतने 7 स्टेप्स इन्वॉल्व है। और राइट साइड में हम डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, और बेटा याद रखना इधर हम क्लासिफिकेशन लिख देंगे। तो हर्बेरियम का जो सीड्स होता है, हर्बेरियम का जो पेपर होता है, उस पर हम क्या क्या इंफॉर्मेशन रखेंगे हम आपको ये भी बता देते हैं। अच्छा, ये जब पूरा आपने हर्बेरियम सैंपल तैयार कर लिया, बना लिया, फाइल तैयार कर लिया, तो उसके ऊपर हम करते क्या है ना, कई बार कॉपर सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, डीडीटी का नाम सुना है आपने, डीडीटी डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डीडीटी इंसेक्टिसाइड है। तो ये हम पेपर के ऊपर कई बार स्प्रे कर देते हैं। इससे फायदा क्या है? इससे ये फायदा है कि दीमक नहीं लगेगा, इंसेक्ट वगैरह से आपका वो प्रोटेक्टेड रहेगा। अब बताइए बेटा, आपने जैसे हर्बेरियम बना के अलमारी में रख दिया, तुरंत तो यूज नहीं है, यूज उसका हो सकता है साल भर, 2 साल, 3 साल बाद हो। और अगर आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करोगे, डीडीटी या कॉपर सल्फेट का यूज नहीं करोगे, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज नहीं करोगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि दीमक खा गया आपका पेपर। तो फायदा क्या हुआ? इतना मेहनत करके आपने बनाया और उसको अगर दीमक खा गया तो उसका फायदा क्या होगा? उसका यूज क्या रह जाएगा ना। तो उससे बचाने के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये बाद में ना, बनाने के बाद उस पर हम डीडीटी स्प्रे कर देते हैं, या फिर अदर इंसेक्टिसाइड का यूज कर लेते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, ये जो हर्बेरियम सीट होता है, हर्बेरियम पेपर होता है, इस पे क्या इंफॉर्मेशन रहता है? जैसे जो प्लांट है आपका, प्लांट का कॉमन नेम रहेगा, ध्यान देना, प्लांट का कॉमन नेम रहेगा, प्लांट का फैमिली वाला नाम रहेगा, कॉमन नेम, प्लांट का फैमिली नेम रहेगा। ये याद रखना है बच्चों आपको, कॉमन नेम रहेगा, कॉमन नेम मीन्स लोकल नेम रहेगा, फैमिली वाला नाम उसमें रहेगा, उसका इंग्लिश में क्या नेम है वो रहेगा, किस डेट में आपने स्पेसिमेन या हर्बेरियम बना रखा है, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, किस तारीख में और किस जगह से आपने वो सैंपल लिया। दुर्गा कुंड से लिया तो दुर्गा कुंड लिखा जाएगा, डेट लिखा जाएगा आपका 15/5/2020, ये आपका डेट लिखा जाएगा। डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, जिस बंदे ने सैंपल कलेक्ट किया तो उसका नाम लिखा जाएगा। आपने कलेक्ट किया है तो आप अपना नाम लिख दोगे, तो डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, ये सब उसमें लिखा रहेगा। कॉमन नेम रहेगा, फैमिली नेम रहेगा, इंग्लिश नेम रहेगा। लेकिन याद रखना बेटा, प्लांट का हाइट कितना था, प्लांट का वजन कितना था, हाइट है, वेट है, ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं होगा। ध्यान देना, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं लिखा होता है, ये लिखा होता है, ये नहीं होता, हाइट वेट ये सब नहीं होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको यहाँ पे बता दें बच्चों। एग्जाम्पल्स,
हर्बेरियम के कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है ये कलकत्ता में है, अब कोलकाता बोलते हैं। रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो है ये क्यू इंग्लैंड में है, इंग्लैंड। हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बड़ा ही फेमस है, हो सकता है आप कभी FRI गए हो। FRI जो है ना ये देहरादून में है, देहरादून उत्तराखंड में है, देहरादून में बहुत ही फेमस है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऐसे ही हर्बेरियम ऑफ NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI बहुत ही फेमस है, आपके लखनऊ में है। NBRI लखनऊ वहाँ पे है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये बोटेनिकल गार्डन है तो ये हर्बेरियम में कैसे लिखा दिए, ये बोटेनिकल गार्डन है तो हर्बेरियम में कैसे आ गया। तो बेटा हर्बेरियम है क्या यार, हर्बेरियम तो आप घर पे बना लो, एक छोटे से कमरे में अलमारी वगैरह रख के आप हर्बेरियम सैंपल उसमें बना के रख दो। तो बोटेनिकल गार्डन में भी ना एक छोटा सा हर्बेरियम बनाया जा सकता है, कोई ऐसा वो नहीं है। तो जैसे रॉयल बोटेनिकल गार्डन है, बोटेनिकल गार्डन भी है और उसी में छोटा सा हर्बेरियम भी है। NBRI बोटेनिकल गार्डन भी है और वहाँ पे हर्बेरियम भी बना रखा है। तो ये है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद हर्बेरियम के बाद हम आते हैं बोटेनिकल गार्डन में। बोटेनिकल गार्डन, जो बोटेनिकल गार्डन होता है यहाँ पे कंजर्वेशन किया जाता है। अब कंजर्वेशन हमने लिख दिया, तुरंत आप समझ गए कंजर्वेशन मतलब लिविंग रहा होगा वो। कंजर्वेशन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी एंड रेफरेंस। स्टडी और रेफरेंस के लिए हम प्लांट्स को कंजर्व करते हैं, प्लांट को ग्रो कराते हैं। इसमें जो बोटेनिकल गार्डन होता है, नाम से ही पता चला है बॉटनी गार्डन। प्लांट्स और किस टाइप के प्लांट होते हैं जानते हो आप लोग? ये वाइल्ड प्लांट्स होते हैं बेसिकली। ये कल्टीवेटेड प्लांट नहीं होते हैं, वाइल्ड प्लांट्स होते हैं। आर ग्रोन इन लार्ज enclosed piece of land। तो आप इसमें देखेंगे ना, मतलब बड़ा सा कवर्ड एरिया होता है, जहां पे वाइल्ड प्लांट्स को हम, ये नहीं कि गेहूं चावल बो देंगे हम ना, वाइल्ड टाइप के प्लांट्स होते हैं, उनको ग्रो कराया जाता है। किस लिए? स्टडी के लिए, रेफरेंस के लिए। स्टडी का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए किसी को कोई रिसर्च करना हुआ,
या एजुकेशनल पर्पज के रिस्पेक्ट में, या किसी को कोई रिसर्च करना हुआ तो बोटेनिकल गार्डन में जाके अपना काम कर सकता है, स्टडी कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बोटेनिकल गार्डन है ये एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड है। एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड। एक्स सिटू का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है ऑफ साइट या आउटसाइड। तो बेटा ध्यान दो, एक्स सिटू कंजर्वेशन का मेथड है ऑफ साइट या आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट। तो ये जो बोटेनिकल गार्डन बनाया जाता है ना, ये मैन मेड एरिया होता है बेटा। ये नेचुरली वहाँ प्लांट ग्रो नहीं करता है, वहाँ पे आदमी इंसान प्लांट को ग्रो कराता है स्टडी करने के लिए। वो नेचुरल नहीं है। अगर नेचुरल होता तो हम बोलते हैं इन सिटू मतलब ऑन साइट विद इन नेचुरल हैबिटेट। ये एक्स सिटू है, मतलब ये आपने क्या किया, वहाँ पे कोई प्लांट ला के लगा दिया, वो नेचुरल थोड़ी ना है, वो तो आपने बना रखा है ना कंजर्वेशन करने के लिए। तो ये ऑफ साइट है, आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट। जैसे जूलॉजिकल पार्क होता है, जू चिड़ियाघर होता है, चिड़ियाघर नेचुरल नहीं है, आपने बना रखा है, वहां पे एनिमल को लाके आपने कंजर्व कर दिया है। वो इन सिटू नहीं है, एक्स सिटू है, आउटसाइड है ना वो। नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ये सब जो होता है ना, ये सब जो होता है ये इन सिटू में होता है, ये नेचुरल होता है, इन सिटू है। और बोटेनिकल गार्डन जूलॉजिकल पार्क जो होता है ये एक्स सिटू है, ठीक है। तो ये एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड है, नेचुरल नहीं है, आपने बना रखा है। आप किसी प्लांट को नेचुरल हैबिटेट के बाहर आपने जो खुद एरिया बना रखा है वहां पे लगाया है, तो ये है। और एक चीज आपको ये भी याद रखना है कि जो बोटेनिकल गार्डन में जो प्लांट होता है बेटा, बोटेनिकल गार्डन में जो प्लांट होता है, प्लांट पे एक टैग लगा होगा, प्लांट पे ऊपर एक टैग लगा होगा और उस टैग पे उसका फैमिली का नाम होगा, फैमिली नेम होगा, टैग लगा होगा कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ फैमिली नेम, और उसका वहाँ पे बोटेनिकल नेम होगा, उसका बायोलॉजिकल या बोटेनिकल नेम लिखा होगा, बोटेनिकल नेम। जैसे मान लीजिए मैंगो है तो उस पर लिखा होगा मैंगीफेरा इंडिका, नीचे लिखा होगा एनाकार्डियेसी फैमिली का नाम, और फिर साइंटिफिक नेम उसका लिखा है। तो इस टाइप का इन्फॉर्मेशन होगा, ये बोटेनिकल गार्डन होता है। यूज क्या है, ये क्यों हम बनाते हैं? स्टडी के लिए, रेफरेंस के लिए। मान लीजिए आप बोटेनिकल गार्डन में आपने 1000 टाइप ऑफ प्लांट लगा रखा है, ठीक है, और फ्यूचर में आप एक टैक्सोनॉमिस्ट हो, आपको कोई कभी एक प्लांट मिलता है, फ्यूचर में कहीं आपको रास्ते में कोई प्लांट मिल गया, अजीब सा प्लांट, नया सा प्लांट, उस प्लांट को आपने अप्रूव कर लिया, रख लिया अपने पास, और उसको ले जाके आप उसको घर पे ले जाके अपने सेंटर पे ले जाके उसका आप क्लासिफिकेशन करना चाहते हो, टैक्सोनॉमी करना चाहते हो, तो आप किसका हेल्प लोगे? बोटेनिकल गार्डन में चले जाओगे, देखोगे कि इसके जो नया वाला प्लांट है जो आपको मिला, इसका कैरेक्टरिस्टिक किस प्लांट से रिजेंबल कर रहा है ना, और जिससे रिजेंबल करेगा आप, क्योंकि उसके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन आपको पता है जो आपने लगा रखा है, तो उसी हिसाब से, उसी के हिसाब से जो प्लांट आपको मिला है उसका भी आप क्लासिफिकेशन कर दोगे, टैक्सोनॉमी कर दोगे। तो एक टाइप का ये क्या है, टैक्सोनॉमिकल ऐड ही तो है, जानकारी ही तो आपको इससे पता चल रहा है इसका। बॉटेनिकल गार्डन्स का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे है एक रॉयल बोटेनिकल गार्डन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ है ये क्यों इंग्लैंड में है, ये क्यों इंग्लैंड में है। एक है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ये हावड़ा में है, हावड़ा वेस्ट बंगाल,
NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, या हम इसको सिंपली नेशनल बोटेनिकल गार्डन भी बोल देते हैं, नेशनल बोटेनिकल गार्डन। वही जो लखनऊ है, लखनऊ में जो NBRI है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसको हम नेशनल बोटेनिकल गार्डन भी लिख देते हैं, लखनऊ में है ये। एक है लॉयड बोटेनिकल गार्डन, और ये जो लॉयड बोटेनिकल गार्डन है ये दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग नाम सुना होगा, बड़ा ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है दार्जिलिंग में है। तो बेटा जी आपको याद रखना है, ये जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन है ये लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है लॉर्ड बोटेनिकल गार्डन। और ये जो इंडियन बोटेनिकल गार्डन है हावड़ा में, ये लार्जेस्ट है इन इंडिया में सबसे बड़ा है। तो क्वेश्चन आ जाए लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इन इंडिया इज लोकेटेड इन, तो आंसर होगा हावड़ा। कौन सा है? इंडियन बोटेनिकल गार्डन। और पूछे कि पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे लोकेटेड है, क्यों इंग्लैंड में है, क्या नाम है उसका? रॉयल बोटेनिकल गार्डन है। तो इसको आपने लिख लिया होगा, इसको हम हटा लेते हैं, अब रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क्स। जो जूलॉजिकल पार्क्स होता है इसको हम जू भी बोलते हैं, चिड़ियाघर आप देखे भी होंगे, चिड़ियाघर जूलॉजिकल पार्क्स। तो ये जो जूलॉजिकल पार्क होता है, चिड़ियाघर होता है, ये भी एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड है, मेथड फॉर एनिमल्स। और एनिमल्स में भी कौन से एनिमल्स? वाइल्ड एनिमल्स या डोमेस्टिक एनिमल्स। चिड़ियाघर में डोमेस्टिक एनिमल कहाँ रखा जाता है यार, गाय भैंस कहाँ होता है, वहां तो वाइल्ड एनिमल्स होता है, वाइल्ड एनिमल्स वहां पे रखे जाते हैं। और यहाँ पे ना ये जो चिड़ियाघर होता है ये नेचुरल नहीं है, मैन मेड है। तो मैन मेड एरिया होता है जहां पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है। तो यहां पे हम लिख देते हैं वाइल्ड एनिमल्स, जूलॉजिकल पार्क होता है, वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन मैन मेड या ह्यूमन मेड या मैन मेड प्रोटेक्टेड एरियाज, ह्यूमन मेड प्रोटेक्टेड एरिया है, हैविंग कंडीशंस मोर और लेस सिमिलर to the natural habitat, having conditions more or less similar to the natural habitat। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो जूलॉजिकल पार्क होता है उसमें वाइल्ड एनिमल को आपने रख दिया है ह्यूमन केयर में, ह्यूमन मेड प्रोटेक्टेड एरिया में रख दिया गया है, ह्यूमन केयर में रख दिया है। और वहाँ पे कोशिश ये किया जाता है कि जूलॉजिकल पार्क में जो कंडीशंस है एनिमल को अपने नेचुरल हैबिटेट, जो रियल हैबिटेट था, नेचुरल हैबिटेट था, उसकी तरह लगे, आर्टिफिशियल ना लगे। नहीं तो उसका बिहेवियर नेचुरल हैबिटेट की तरह उस एनिमल का बिहेवियर वहाँ पे नहीं होगा, वो उस तरीके से रिप्रोडक्शन वगैरह वहाँ पे नहीं कर पाएगा। तो
सिमिलर टू द नेचुरल हैबिटेट, इस तरीके से वहां पे रखा जाता है। और बेटा यहाँ पे रखने का फायदा क्या है, चिड़ियाघर में जानवर को रखने का फायदा क्या है? फायदा ये नहीं है कि इसलिए नहीं रखा जाता कि आप वहाँ चिड़ियाघर घूमने जाओ, मजे लो वहाँ पे जाके उसके साथ ना। वहाँ पे रखने का फायदा यही है, उसका एनिमल का फूड है, हैबिट है, बिहेवियर है। ध्यान देना, फूड, हैबिट एंड बिहेवियर, ये स्टडी करने के लिए किया जाता है वहाँ पे। गेट स्टडीड, एनिमल का फूड, हैबिट एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल्स गेट स्टडीड। उनका फूड क्या है, उनका हैबिट, हैबिट मीन्स रिप्रोडक्टिव हैबिट्स, किस कंडीशंस में रिप्रोड्यूस करेगा, उसका बिहेवियर क्या है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर क्या है, उसका हैबिट क्या है, उसका फूड क्या है, ये सब स्टडी करने का है। और इनसे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि उसका कंजर्वेशन आप कर पाओगे, उसके कंजर्वेशन में आपको हेल्प मिलेगा। बेटा आप सोचो, जैसे आपको लायन या टाइगर है, आपको यही नहीं पता है कि इसका फूड क्या है, और आप उसको घास खिला रहे हो, लो ले खा ले, तो खाएगा क्या? वो तो मर जाएगा यार। तो आप कंजर्व कहाँ कर पाओगे, तो मर जाएगा। तो इसलिए किया जाता है कि ताकि उसका फूड है, हैबिट है, बिहेवियर है, ये आप स्टडी कर सको, इसलिए किया जाता है, ताकि कंजर्वेशन में हेल्प मिले, जो कंजर्वेशन है ना उसमें हेल्प मिले। अब जैसे मान लीजिए आपको किसी एनिमल का रिप्रोडक्टिव बिहेवियर पता चल गया कि ये इसी कंडीशंस में रिप्रोड्यूस करता है। मान लो आपको किसी एनिमल का ये पता चल गया कि इसका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर कैसा है, ये किस कंडीशंस में रिप्रोड्यूस करता है, तो आप क्या करोगे, बिल्कुल सिमिलर, एग्जैक्टली सेम कंडीशंस उस एरिया में, आप उस जूलॉजिकल पार्क में आप वो कंडीशंस मेंटेन करोगे, बनाओगे, सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर कंडीशंस मेंटेन करोगे, जिससे वो वहाँ पे क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। और रिप्रोड्यूस करेगा तो उसका नंबर बढ़ेगा, और नंबर बढ़ेगा तो जो कंजर्वेशन का जो ऑब्जेक्टिव था, पर्पस था, वो क्या हो गया, वो सॉल्व हो गया, जाहिर सी बात है। और जूलॉजिकल पार्क एक टैक्सोनॉमिकल ऐड भी है। मान लीजिए उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स रखे हुए हैं, कोई नया एनिमल्स आपने डिस्कवर किया, आपको मिला, तो वो एनिमल आप वहाँ पे जूलॉजिकल पार्क में ले गए, और क्योंकि हजारों टाइप के एनिमल वहाँ पे रखे हैं, और उन सब का क्लासिफिकेशन, उन सब का टैक्सोनॉमी आपने ऑलरेडी कर रखा है, किया जा चुका है, तो जो एनिमल आपने डिस्कवर किया, आपको मिला, आप ले जाके वहाँ पे सबको कंपेयर करो, उस पर्टिकुलर एनिमल को सबसे कंपेयर करो, जिससे रिजेंबल करता है, तो उस पर्टिकुलर एनिमल को जिससे भी रिजेंबल किया, उसके हिसाब से आप इसका भी टैक्सोनॉमी कर दोगे, क्लासिफिकेशन कर दोगे, तो ये भी एक टाइप का क्या हुआ, टैक्सोनॉमिकल ऐड हुआ। इसका कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं हम बताते हैं, क्योंकि हर जगह होता है यार। जो चिड़ियाघर तो हर जगह होता है। आपके वाराणसी में भी सारनाथ में है एक जूलॉजिकल पार्क है। ये अलग बात है कि वहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत कम है, बहुत ही कम आपको एनिमल्स दिखते हैं, बाकी तो लगभग ये हर जगह होता है, अच्छे अच्छे शहरों में हर जगह आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको हम बता देते हैं म्यूजियम। जो म्यूजियम होता है, म्यूजियम आप गए भी होगे, देखे भी होगे। जो म्यूजियम होता है, ऑल्सो सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। जो म्यूजियम होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल है, कॉलेजेस है, वहाँ भी होता है। ये अलग बात है कि वो अलग से कोई म्यूजियम शायद नहीं बनाते हैं, कई बार उनका जो लैब वगैरह नहीं होता है उसी में अपना म्यूजियम बना लेते हैं। तो म्यूजियम याद रखना, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, यहाँ सब लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे जाते थे। बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट, जूलॉजिकल पार्क में लिविंग एनिमल, हर्बेरियम में डेड प्लांट सैंपल रखा जाता था। म्यूजियम में प्लांट और एनिमल दोनों के सैंपल रखे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, म्यूजियम में कलेक्शन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सैंपल्स
फॉर रेफरेंस, रेफरेंस पर्पज के लिए रखा जाता है। और यहाँ पे बेटा ध्यान देना, प्लांट और एनिमल्स जो है ना, इनका प्रिजर्वेशन होता है, प्रिजर्व किया जाता है। इसका मतलब वो लिविंग नहीं, उसका जो सैंपल होगा वो डेड होगा। डेड प्लांट और सैंपल प्रिजर्व किया जाता है। कहाँ रखते हैं? जो सैंपल्स है, सैंपल्स केप्ट इन कंटेनर्स, कंटेनर में रखा जाता है या जार में रखा जाता है। इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन में रखा जाता है। मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं फॉर्मेलिन यूज करते हैं। आपने जैसे अपने स्कूल में देखा होगा कि वो ग्लास का बना हुआ जार रहा होगा, उस पर आपने किसी पर्टिकुलर प्लांट को या एनिमल को रखा देखा होगा, लिक्विड सा रहता है उस कंटेनर में। तो जो लिक्विड था वो फॉर्मेलिन था और कंटेनर में उस पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल को रखा गया था। तो ऐसे आप देखोगे ना, कई साल तक, मैनी ईयर्स तक वो सैंपल ऐसे रखा रहेगा, वो खराब नहीं होगा। ऐसे किसी एनिमल या प्लांट को आप रख दो ना, तो कुछ दिन में सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। लेकिन फॉर्मेलिन में रहेगा तो उसका आकार मेंटेन रहेगा, उसका टेक्सचर मेंटेन रहेगा, वो डिग्रेड नहीं होगा। ये प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन है, आपने देखा होगा। और ड्राई स्पेसिमेन भी रखा जाता है, ड्राई स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो केप्ट। म्यूजियम में प्लांट और एनिमल के ड्राई स्पेसिमेंस भी रखे हुए होते हैं। ड्राई स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो केप्ट इन म्यूजियम। और जो म्यूजियम है उसमें जो लार्जर एनिमल्स है, जैसे मैमल्स है एंड बर्ड्स, इनका गेट स्टफ्ड, इनका वहां पे ना स्टफिंग किया जाता है, स्टफिंग किया जाता है। स्टफिंग क्या है आपको हम बता दें। आपने जैसे स्टफ्ड फूड खाया होगा, बर्गर वगैरह खाया होगा कि बीच में कट कर देते हैं, मटेरियल भर देते हैं और बंद कर देते हैं, आपने देखा है ना स्टफिंग। तो जैसे हम जब बीएससी में जब हम पढ़ते थे तो बीएससी में हमने बड़े कबूतर का स्टफिंग किया था, पिजन का हमने स्टफिंग किया था। तो पिजन को, डेड पिजन था, उसको ना इसको कट कर दिया, अंदर का जो उसका स्टोमक वाला पार्ट है कट कर दिया, अंदर के सारे मटेरियल को निकाल के बाहर फेंक दिया, डिस्कार्ड कर दिया। और अंदर बहुत सारे केमिकल्स वगैरह भरे जाते हैं। स्टफिंग करना, भरना मटेरियल को, भरने के बाद फिर उसको ना सील कर दिया जाता है, सी दिया जाता है। और ऐसे वो जो स्टफ्ड मटेरियल है जो प्रिजर्व किया है, आप उसको ऐसे 10 साल 15 साल रखे रहोगे, वो खराब नहीं होगा, कई साल तक उसका रखा रहोगे आप। तो लार्जर एनिमल्स लाइक मैमल्स एंड बर्ड्स गेट स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड, उसका स्टफिंग किया जाता है, प्रिजर्वेशन किया जाता है, काफ़ी टाइम तक वो ऐसे मेंटेन रहता है। अरे यार, जैसे मम्मी नहीं जानते हो क्या? मम्मी भी क्या है, वो ह्यूमन बॉडी होता है, डेड बॉडी होता है, जिसको कई साल तक ताबूत में भर के रखे रहते हैं। तो भाई साहब उसका स्टफिंग किया जाता है, बहुत सारे केमिकल्स हैं, मटेरियल्स हैं उसके अंदर भरे होते हैं, बाहर से भी उसका लेपन किया जाता है, लगाया जाता है, ताकि कोई माइक्रोब्स है, इंसेक्ट है, इन सब का इन्फेक्शन नहीं होता है, वो डिग्रेड नहीं होता है। वो भी तो क्या किया रहता है, स्टफिंग ही तो किया रहता है जो मम्मी होता है। तो लार्जर एनिमल्स का हम स्टफिंग करते हैं। और जो म्यूजियम होता है, म्यूजियम में इंसेक्ट भी रखा जाता है, ध्यान देना। जो म्यूजियम होता है, म्यूजियम में इंसेक्ट भी रखा जाता है। तुम यहाँ पे लिख देते हैं, म्यूजियम में इंसेक्ट्स आर ऑल्सो केप्ट या प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस। इंसेक्ट के लिए बॉक्सेस होता है। आफ्टर कलेक्ट किया, किल किया एंड पिनिंग,
एंड पिनिंग। म्यूजियम में इंसेक्ट भी प्रिजर्व किया जाता है, तो इंसेक्ट के लिए इंसेक्ट बॉक्स होता है, उसमें उसको कलेक्ट करते हैं, फिर किल करते हैं, फिर पिन लगा के ना रख देते हैं। और म्यूजियम में स्केलेटन्स भी होता है एनिमल्स का, स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स, ये सब भी वहाँ पे रखा हुआ होता है। तो ये सब रखने का फायदा क्या है, लॉजिक क्या है? म्यूजियम में ये सारा चीज़ रखा हुआ है, तो कभी भी मान लीजिए फ्यूचर में कोई स्टडी करना चाहता है, जैसे फ्यूचर में कभी किसी को कोई नया प्लांट मिला, एनिमल मिला, तो उसका स्टडी करना चाहता है, तो म्यूजियम में जाके उसको ना कंपेयर करके वो कंपैरेटिव स्टडी कर सकता है। कभी कभी आपको भी स्कूल में उस लैब में ले जाया जाता है, और वहाँ पे जो एनिमल्स रखे होते हैं कंटेनर में ना, उसका स्टडी किया जाता है, आप करते हो उसको। और ये जो म्यूजियम है ना, तो ये सब म्यूजियम में क्या क्या खासियत है हमने दिखा दिया। एक एग्जांपल हम बता देते हैं, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये नई दिल्ली में है, तो ये बड़ा ही फेमस म्यूजियम है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, एक हमने एग्जांपल ले लिया जो बड़ा ही फेमस म्यूजियम है। एक मूवी भी आपने देखा होगा, नाइट एट म्यूजियम, याद है ना, देखा होगा आपने बिल्कुल। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। टैक्सोनॉमिक कीज है, फिर फ्लोरा है, मैनुअल्स है, कैटलॉग है, मोनोग्राफ है, वो हम बता देंगे। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी जो बचा हुआ है वो आगे करा दिया जाएगा। तब तक आप लोग एंजॉय करें पढ़ाई को। थैंक यू वेरी मच।